Please subscribe my channel Smart Learning with Sunil and press the bell icon for latest update। नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट लर्निंग विद सुनील चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर के शिक्षण अधिगम के सिद्धांत के बहुकल्पी प्रश्न के बारे में बताएंगे। पिछले वीडियो में हमने 1 से 70 प्रश्नों के बारे में बताया था। आज हम उन्हीं प्रश्नों के आगे 70 से आगे प्रश्नों के बारे में बताएंगे। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। हम प्रारंभ करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, बाल केंद्रित शिक्षा में बालक महत्वपूर्ण होता है या शिक्षक महत्वपूर्ण होता है, समाज महत्वपूर्ण होता है या पाठ्यक्रम महत्वपूर्ण होता है। तो जो बाल केंद्रित शिक्षा होती है उसमें बालक को महत्वपूर्ण माना जाता है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बाल केंद्रित शिक्षा सर्वप्रथम दुनिया के किस देश में मान्य की गई? अमेरिका में, यूरोपीय देशों में, यूरोपीय देश व अमेरिका में या फिर इंग्लैंड में। तो जो बाल केंद्रित शिक्षा है वो यूरोपीय देश और अमेरिका में सर्वप्रथम मान्य की गई थी, तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम किस कार्यवाही योजना में बाल केंद्रित शिक्षा पर बल दिया गया? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 या फिर मुदालियर आयोग की अनुशंसा या फिर यूरोपीय देश व अमेरिका में या फिर राधाकृष्ण आयोग। तो जो भारत में जो बाल केंद्रित शिक्षा पर जो बल दिया गया था वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत दिया गया था, तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक निश्चित विषय पर परिचर्चा का प्रायोगिक कार्य होता है प्रयोगात्मक कार्य प्रविधि के द्वारा, कार्यशाला प्रविधि के द्वारा या भ्रमण विधि द्वारा या फिर वाद विवाद प्रविधि के द्वारा। तो जो निश्चित परिचर्चा के द्वारा प्रायोगिक कार्य जो होता है वो कार्यशाला प्रविधि के अंतर्गत होता है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शिक्षण युक्तियाँ शिक्षक के यंत्र हैं और यदि उत्तम कार्य का संपादन करना है तो उचित यंत्रों का उचित रूप से प्रयोग करना आवश्यक है। ये कथन है स्टोन्स का है, एच के गोचर का है, ए एच गार्लिक का है या कार्ल वेल का है। तो ये जो कथन है वो ए एच गार्लिक ने दिया था, तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षा का केंद्र होता है प्रधानाचार्य, शिक्षक, विद्यार्थी या समाज। तो जो बाल केंद्रित शिक्षा है इसमें जो केंद्र होगा वो विद्यार्थी होता है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बाल केंद्रित शिक्षा की धारणा सर्वाधिक महत्व देती है बालक को, पाठ्यक्रम को या शिक्षक को या फिर विद्यालय को। तो जो बाल केंद्रित शिक्षा है वो सर्वाधिक महत्व देगी बालक को, तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक की भूमिका है एक मार्गदर्शक की, एक प्रवक्ता की, एक सलाहकार की या फिर एक पथ प्रदर्शक, सलाहकार और सहायक की। तो जो बाल केंद्रित शिक्षा है इसमें शिक्षक की भूमिका जो होती है वो मार्गदर्शक के रूप में भी होती है, पथ प्रदर्शक के रूप में भी होती है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बाल केंद्रित शिक्षा के लिए किस प्रकार के विद्यालयों की स्थापना पर बल दिया जाता है? विशिष्ट शिक्षा विद्यालय, बाल केंद्रित विद्यालय या फिर भवन विहीन विद्यालय या फिर परंपरागत अच्छे विद्यालय। तो बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत जो विद्यालयों की स्थापना की गई थी वो बाल केंद्रित विद्यालय होना चाहिए, तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बाल केंद्रित उपागम में शिक्षण प्रक्रिया होती है पढ़ाने वाले की, खेलने वाले की, सीखने वाले की या लिखने वाले की। जो बाल केंद्रित उपागम प्रक्रिया है वो सीखने वाली प्रक्रिया है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से रुचिपूर्ण शिक्षण का उद्देश्य नहीं है बालकों का नामांकन करना, अवरोध करना, न्यूनतम अधिगम सूत्र को प्राप्त करना या बालक का शारीरिक विकास करना। तो जो इनमें से रुचिपूर्ण उद्देश्य नहीं होगा वो है बालक का शारीरिक विकास करना, तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। क्योंकि उद्देश्य नहीं है, यहाँ पे नहीं दिया गया है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शिक्षण के समय कहानी, अभिनय, गीत का प्रयोग किया जाता है दक्षता आधारित शिक्षण में, उपचारात्मक शिक्षण में, बहुकक्षा शिक्षण में, रुचिपूर्ण शिक्षण में। तो शिक्षण के समय कहानी, अभिनय, गीत का जो प्रयोग किया जाता है वो रुचिपूर्ण शिक्षण में किया जाता है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
शिक्षण अधिगम सामग्री द्वारा होता है। सूक्ष्म एवं कठिन स्थलों का सरल करना, ध्यान को केंद्रित करना, ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग करना, ये सभी। तो शिक्षण सामग्री का जो प्रयोग होता है वो होता है सूक्ष्म एवं कठिन स्थलों का प्रयोग करना भी होता है, ध्यान को केंद्रित करना भी होता है और ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग करना भी होता है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यह कहावत किसकी है? 1000 बार सुनना प्रभावी नहीं जितना, 1 बार सुनना है। भारतीय की है, चीनी की है, पाकिस्तानी की है या फिर तुर्की की है? जो ये कहावत है ये कहावत चीनी की है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बालक को समाज में विशिष्टता प्रदान करने हेतु किस शिक्षण विधा द्वारा शिक्षण होना चाहिए? रुचिपूर्ण शिक्षण, उपचारात्मक शिक्षण, दक्षता आधारित शिक्षण, बहुकक्षा शिक्षण। तो जो विशिष्टता प्राप्त करने के लिए दक्षता आधारित शिक्षण होना चाहिए, तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दक्षता आधारित शिक्षण के तत्व हैं प्रयोग, अभ्यास, नियम, ये सभी। तो दक्षता आधारित शिक्षण के ये सभी तत्व हो जाएंगे प्रयोग, अभ्यास, नियम। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बाल केंद्रित शिक्षा का उद्देश्य है बालक का शारीरिक विकास करना, बालक का मानसिक विकास करना, बालक का चौमुखी विकास करना या ये सभी। तो जो बाल केंद्रित शिक्षा का उद्देश्य है वो शारीरिक विकास करना भी होगा, मानसिक विकास करना भी होगा और बालक का चौमुखी विकास भी होना चाहिए। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शिक्षण की नवीन विधा नहीं है? बाल केंद्रित शिक्षण, रुचिपूर्ण शिक्षण, उपचारात्मक शिक्षण, शिक्षक केंद्रित शिक्षण। तो जो नवीन विधा नहीं होगी वो है शिक्षक केंद्रित शिक्षण, क्योंकि ये पुरानी विधा है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्रिया आधारित गतिविधि आधारित शिक्षण के जन्मदाता हैं? रूसो, मॉन्टेसरी, डीवी या फिर फ्रॉबेल हैं? तो जो क्रिया आधारित के शिक्षण के जन्मदाता हैं वो है रूसो। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूक्ष्म शिक्षण का उपयोग किया जाता है माध्यमिक कक्षाओं में, प्राथमिक कक्षाओं में, प्रशिक्षण संस्थाओं में या फिर महाविद्यालय कक्षाओं में? तो सूक्ष्म शिक्षण का जो प्रयोग किया जाता है वो प्रशिक्षण संस्थाओं में किया जाता है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूक्ष्म शिक्षण उपयोग करते हैं पाठ्यवस्तु स्वामित्व में, शिक्षण कौशल में, कक्षा समस्या समाधान में या फिर शिक्षक व्यवहार में? तो जो सूक्ष्म शिक्षण का प्रयोग किया जाता है वो शिक्षण कौशल में किया जाता है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूक्ष्म शिक्षण की मुख्य अवस्था है ज्ञान प्राप्ति, कौशल का अधिग्रहण, अंतरण या फिर ये सभी? तो सूक्ष्म शिक्षण की जो अवस्था है वो है ज्ञान प्राप्ति भी है, कौशल का अधिग्रहण करना भी है, अंतरण करना भी है और तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूक्ष्म शिक्षण को प्रयुक्त करते हैं प्रशिक्षण प्रविधि को, पृष्ठ पोषण प्रविधि को, उपरोक्त दोनों को, इनमें से कोई नहीं? तो फिर जो सूक्ष्म शिक्षण का जो प्रयुक्त होता है वो प्रशिक्षण प्रविधि में होता है, पृष्ठ पोषण प्रविधि में होता है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बहुकक्षा शिक्षण आवश्यक है जब 2 अध्यापक 2 कक्षाएं हों, 4 अध्यापक 4 कक्षाएं हों, 1 अध्यापक अनेक कक्षाएं हों और 5 अध्यापक 5 कक्षाएं हों। बहुकक्षा का मतलब है बहुत सारी कक्षाएं। तो बहुकक्षाओं में 1 अध्यापक और अनेक कक्षाएं होंगी। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस विधि में बालकों का मूल्यांकन ABCD ग्रेड में होता है? रुचिपूर्ण शिक्षण में, दक्षता आधारित शिक्षण में, बहुस्तरीय शिक्षण में, उपचारात्मक शिक्षण में? तो जो बालकों का मूल्यांकन ग्रेड के तरीके से किया जाता है वो है बहुस्तरीय शिक्षण में। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बहुस्तरीय शिक्षण को कहा जाता है मानसिक स्तरीय शिक्षण, शारीरिक शिक्षण या सांस्कृतिक शिक्षण या गतिविधि शिक्षण? तो बहुस्तरीय शिक्षण को मानसिक स्तरीय शिक्षण कहा जाता है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूक्ष्म शिक्षण का विकास किया है फ्लैंडर ने, NL गेज ने, एलन ने या फिर स्किनर ने? तो सूक्ष्म शिक्षण का जो विकास किया है वो एलन ने किया था। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, श्यामपट्ट कार्य करते समय अध्यापक को खड़ा होना चाहिए अपने बाएं हाथ की ओर, अपने दाएं हाथ की ओर, सीधे श्यामपट्ट की ओर या फिर झुककर किनारे की ओर? तो जो श्यामपट्ट कार्य करते समय अध्यापक खड़े होगा वो अपने बाएं हाथ की ओर खड़ा होगा। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पाठ योजना का प्रथम बिंदु है प्रस्तावना प्रश्न, उद्देश्य कथन, काठिन्य निवारण या व्याख्या? तो पाठ योजना का जो प्रथम बिंदु है वो होता है प्रस्तावना प्रश्न। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शाब्दिक माध्यम से कही गई बातों को श्यामपट्ट पर लिखने से छात्रों को मिलता है आत्मविश्वास, सहभागिता, पुनर्बलन, अनुकरण?
तो जो छात्रों को मिलता है वो मिलता है पुनर्बलन। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पाठ प्रस्तावना में शिक्षक सर्वप्रथम छात्रों से किसकी जानकारी करता है? पाठ्यक्रम की, पूर्व ज्ञान की, पाठ की या फिर परिवार की? तो जो पाठ प्रस्तावना में शिक्षक सर्वप्रथम जानकारी करता है वो पाठ की करता है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शिक्षण कौशल की उन क्रियाओं पर आधारित है जो छात्र में व्यवहार परिवर्तन लाने के लिए नियोजित एवं क्रियान्वित किए जाते हैं। यह कथन किसका है? एलन का है, क्लार्क का है, ब्राउन का है या फिर रायबर्न का है? तो ये जो कथन है वो क्लार्क ने दिया था। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पाठ प्रस्तावना प्रश्न का संबंध है विषय वस्तु से, पूर्व ज्ञान से, शिक्षक ज्ञान से या श्रृंखलाबद्धता से? तो प्रस्तावना का जो संबंध होता है वो पूर्व ज्ञान से होता है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अध्यापक को दक्ष होना चाहिए प्रस्तावना कौशल में, पुनर्बलन कौशल में, उत्तर निष्कर्षण कौशल में, अनेक कौशलों में? तो अध्यापक को जो दक्ष होना चाहिए वो अनेक कौशलों में होना चाहिए। तो उसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक की भूमिका होती है प्रवक्ता के रूप में, मार्गदर्शक के रूप में, पथ प्रदर्शक के रूप में या फिर दर्शक के रूप में? तो जो बाल केंद्रित शिक्षा है इसमें शिक्षक की भूमिका मार्गदर्शक के रूप में होती है। इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक ही संबोध को पढ़ाने के लिए एक से अधिक कौशल हैं, प्रस्तावना कौशल, व्याख्या कौशल, छात्र सहभागिता कौशल, ये सभी? तो इसका ही संबोध को पढ़ाने के लिए प्रस्तावना कौशल भी होगा, व्याख्या कौशल भी होगा, छात्र सहभागिता कौशल भी होगा। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। अगले, शिक्षण कौशलों का विकास किया जाता है लघु शिक्षण द्वारा, सूक्ष्म शिक्षण द्वारा, वृहद शिक्षण द्वारा, परंपरागत शिक्षण के द्वारा? तो जो शिक्षण कौशल का जो विकास किया जाता है वो सूक्ष्म शिक्षण के द्वारा किया जाता है। तो उसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, न्यूनतम अधिगम स्तर की आवश्यकता है अधिगम बढ़ाने हेतु, अधिगम घटाने हेतु, विद्यालय की सुंदरता में या फिर किसी में भी नहीं? न्यूनतम अधिगम स्तर की जो आवश्यकता है वो अधिगम बढ़ाने के लिए है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, न्यूनतम अधिगम स्तर पर लक्ष्य प्राप्ति हेतु आवश्यक है शिक्षण में सुधार, शिक्षण विधियों में सुधार, परीक्षा प्रणाली में सुधार, ये सभी? तो जो न्यूनतम अधिगम स्तर में जो लक्ष्य प्राप्त करना है वो शिक्षण में सुधार करने के लिए भी है, शिक्षण विधियों में सुधार करने के लिए, परीक्षा प्रणाली में सुधार करने के लिए है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, न्यूनतम अधिगम स्तर की क्यों आवश्यकता है? अधिगम बढ़ाने हेतु, प्रत्येक स्तर के लिए अधिगम की मात्रा निश्चित करने हेतु, विद्यालय सुधार हेतु? तो जो न्यूनतम अधिगम स्तर की जो आवश्यकता है वो है अधिगम की मात्रा निश्चित करने के लिए। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक अध्यापक को दक्ष होना चाहिए प्रस्तावना कौशल में, पुनर्बलन कौशल में, व्याख्यान कौशल में या फिर इन सभी में? तो एक अध्यापक को प्रस्तावना कौशल में भी दक्ष होना चाहिए, पुनर्बलन कौशल में भी होना चाहिए और व्याख्यान कौशल में भी होना चाहिए। तो उसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पाठ प्रस्तावना कौशल में शिक्षक किसकी जानकारी पाता है? पाठ की, पाठ्यक्रम की, छात्र के पूर्व ज्ञान की या फिर बुद्धि की? तो फिर पाठ प्रस्तावना जो कौशल है उसमें छात्र के पूर्व ज्ञान की जानकारी प्राप्त करता है। तो उसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रस्तावना के प्रश्न होने चाहिए सरल, कठिन, नवीन, सरल से कठिन की ओर? तो जो प्रस्तावना प्रश्न के प्रश्न होने चाहिए वो सरल से कठिन की ओर होने चाहिए। तो उसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, न्यूनतम अधिगम स्तर का क्षेत्र है जानना, समझना, चिंतन करना, ये सभी? जो न्यूनतम अधिगम स्तर का जो क्षेत्र होगा वो जानना भी होगा, समझना भी होगा, चिंतन करना भी होगा। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, न्यूनतम अधिगम प्रतिफल के लिए पाठ्यक्रम में सुधार आवश्यक है, अभिभावकों को शिक्षित होना चाहिए, अध्यापकों को अप्रशिक्षित होना चाहिए, इनमें से कोई नहीं? तो जो न्यूनतम अधिगम प्रतिफल के लिए पाठ्यक्रम में सुधार आवश्यक है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अपेक्षित अधिगम की आवश्यकता क्यों है? अधिगम बढ़ाने हेतु, अधिगम की मात्रा निश्चित करने हेतु, विद्यालय सुधारने हेतु, प्रत्येक स्तर हेतु? तो जो अधिगम की आवश्यकता जो है वो अधिगम बढ़ाने के लिए है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अपेक्षित अधिगम स्तर का आरंभ किस शिक्षा नीति से हुआ था? तो जो अपेक्षित अधिगम स्तर का जो प्रारंभ हुआ था वो 1986 से हुआ था। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा।
अगला प्रश्न है अपेक्षित अधिगम स्तर को प्राथमिक स्तर तक किस वर्ष में क्रियान्वित किया गया था? 1990 में, 1992 में, 1994 में, 1996 में। तो जो अपेक्षित अधिगम स्तर का प्राथमिक स्तर तक जो क्रियान्वित किया गया था वो 1992 में किया गया था। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है अपेक्षित अधिगम स्तर के लिए किन विषयों पर बल दिया गया? भाषा, गणित, पर्यावरणीय, ये सभी। तो अपेक्षित अधिगम स्तर के लिए भाषा पे भी बल दिया गया था, गणित में भी बल दिया गया, पर्यावरणीय पर भी बल दिया गया था। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है सहायक सामग्री का सर्वाधिक प्रयोग किया जा सकता है विज्ञान में, गणित में, भूगोल में या फिर इन सभी में? तो जो सहायक सामग्री का जो प्रयोग किया जाता है वो विज्ञान में भी किया जाता है, गणित में भी किया जा सकता है, भूगोल में। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है शिक्षण में सर्वाधिक उपयोगी सामग्री है दृश्य सामग्री, दृश्य श्रव्य सामग्री, श्रव्य सामग्री, इनमें से कोई नहीं। तो जो शिक्षण में सर्वाधिक उपयोगी सामग्री होगी वो दृश्य श्रव्य सामग्री होगी। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है सर्वाधिक प्रभावशाली शिक्षण सामग्री है अप्रक्षेपित, प्रक्षेपित, प्रत्यक्ष अनुभव, इनमें से कोई नहीं। तो जो सर्वाधिक प्रभावशाली जो शिक्षण सामग्री होगी वो प्रत्यक्ष अनुभव होगा। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है अप्रक्षेपित सामग्री है ओवरहेड प्रोजेक्टर, श्यामपट्ट, मॉडल या बी सी? तो अप्रक्षेपित जो सामग्री होगी वो होती है श्यामपट्ट और मॉडल। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है सहायक सामग्री के रूप में सर्वाधिक उपयोगी है दूरदर्शन, ग्राफ, संगणक या फिर श्यामपट्ट? तो जो सहायक सामग्री के रूप में सर्वाधिक उपयोगी होगा वो होगा श्यामपट्ट। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है नेपियर स्ट्रिप में कुल कितनी पट्टियां हैं? तो जो नेपियर स्ट्रिप में जो पट्टियों की संख्या है वो है 10। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कौन सी शिक्षण सामग्री श्रव्य दृश्य है? रेडियो, टेप रिकॉर्डर, चार्टर्स, दूरदर्शन? तो जो शिक्षण सामग्री दृश्य श्रव्य सामग्री जो होगी वो होगी दूरदर्शन। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रश्न है शिक्षण की गति आधारित होनी चाहिए छात्रों के सीखने की गति पर, परीक्षा तिथियों पर, कालांश पर, अध्यापक के कार्य पर? तो जो शिक्षण की गति आधारित होनी चाहिए वो छात्रों के सीखने की गति पर होना चाहिए। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है शिक्षण को सीखने के संगठन के रूप में सर्वोत्तम प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है? यह परिभाषा है रायबर्न की है, रिस्क की है या फिर मन की है या मरे सेल की है? तो ये परिभाषा रायबर्न ने दी थी। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कक्षा शिक्षण तब अच्छा होता है जब कक्षा के सभी छात्र शांत बैठे हों, प्रश्न पूछने व उत्तर देने में तत्पर हों, गणवेश में हों या इनमें से कोई नहीं? तो जो कक्षा शिक्षण तभी अच्छा होगा जब छात्र सक्रिय होंगे, छात्र सक्रिय तभी होंगे जब प्रश्न पूछेंगे और उत्तर देने में तत्पर होंगे। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा शिक्षण सूत्र गेस्टाल्ट मनोविज्ञान पर आधारित है? अज्ञात से ज्ञात की ओर, पूर्ण से अंश की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, अनिश्चित से निश्चित की ओर? तो जो गेस्टाल्ट मनोविज्ञान पर आधारित है वो है पूर्ण से अंश की ओर। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है पर्यटन सर्वाधिक सहायक है गणित शिक्षण में, संगीत शिक्षण में, भूगोल शिक्षण में या भाषा शिक्षण में? तो जो पर्यटन है वो सर्वाधिक भूगोल शिक्षण में सहायक होगा, क्योंकि पर्यटन से हमको बहुत सारी चीज़ें देखने से ज्ञान बढ़ जाता है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है खेल पर आधारित शिक्षण प्रविधि है किंडरगार्टन विधि, प्रयोग विधि, सामूहिक परिचर्चा विधि, जीवन इतिहास विधि? खेल पर आधारित विधि है वो है किंडरगार्टन विधि। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है वास्तव में प्रश्न सबसे अच्छा उत्तेजक है और यह शिक्षक को शीघ्र उपलब्ध हो जाता है। ये कथन है पार्कर का है या फिर काल्विन का है, रेयान का है या हैरिस का है? तो ये जो कथन है वो काल्विन जी ने दिया था। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रयोग प्रदर्शन विधि का गुण है सक्रिय वातावरण, स्थायी ज्ञान, मानसिक विकास में सहायक, ये सभी? तो जो प्रयोग प्रदर्शन विधि का जो गुण है वो सक्रिय वातावरण भी है, स्थायी ज्ञान भी है, मानसिक विकास में सहायक भी है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है बचाव निदान का उच्चतम स्तर है। ये कथन है रास का, नन का, क्लार्क का
मारिस्का। तो जो बचाव निदान का जो उच्चतम स्तर है ये है, ये नन जी ने दिया था, तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, छात्रों का पूर्व ज्ञान जानने में कौन सा कौशल सहायक है? प्रस्तावना कौशल, उद्दीपन परिवर्तन कौशल, पुनर्बलन कौशल, व्याख्यान कौशल। तो छात्रों के पूर्व ज्ञान को जानने में जो सहायक है वो है प्रस्तावना कौशल, तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बाल केंद्रित शिक्षा का उद्देश्य है बालकों के नामांकन में वृद्धि, बालकों का शारीरिक विकास, बालकों का सर्वांगीण विकास या बालकों को खेलना सिखाना। तो जो बाल केंद्रित शिक्षा का जो उद्देश्य होगा वो बालकों का सर्वांगीण विकास करना होगा, तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है जानना, समझना, चिंतन करना या समयबद्धता। तो जो संबंधित नहीं होगा संज्ञानात्मक से वो है समयबद्धता, तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डेमिनोज सर्वाधिक उपयोगी है इतिहास शिक्षण में, गणित शिक्षण में, कला शिक्षण में, भाषा शिक्षण में। तो जो डेमिनोज है वो इतिहास शिक्षण में सर्वाधिक उपयोगी है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सुकराती विधि किसे कहते हैं? कहानी विधि को, व्याख्यान विधि को, प्रश्नोत्तर विधि को, विश्लेषण विधि को। तो जो सुकराती विधि है वो प्रश्नोत्तर विधि को कहते हैं, तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। तो इसी के साथ हमारे सभी प्रश्न समाप्त होते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर करें और अगली नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को दबाएं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।